अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। हमेशा की तरह मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। 3 साल हो गए, अब तो आपको याद ही हो जाना चाहिए कि आपको हम पता है हमें 3 साल होने 3 साल होने वाले हैं। प्रोमो हमारा रिलीज हुआ था, ये मेरी स्नैपचैट मेमोरी। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल 10 अगस्त को वी स्टार्टेड। सो इससे पहले ही हमने पहले ही सरप्राइज दे दी आपको। खैर हम उस एक्साइटेड बच्चे की तरह हैं जो कि पहले ही घर में बता देता है कि हमने आपके लिए सरप्राइज रखा हुआ है। खैर कोई सरप्राइज नहीं है जी, इस दफा वैसे ही हमने काम याद कर लें आपको। थैंक यू वेरी मच हमें बर्दाश्त करने के लिए। अदरवाइज इतना अर्ली मॉर्निंग तो शायद कभी कभी आप भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, कभी अपना आप बर्दाश्त नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ गुड जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी है आप तो एंडिंग नोट्स वाले अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं ना। 3 साल तो वॉज हो गए ना अभी। हाँ अभी जो है ना वो अभी यही है हम। अभी हम यही पे। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। सुबह बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं क्रिकेट के हवाले से। अच्छी से ज्यादा मैं कहूँ थ्रिलिंग या एक्साइटिंग है तो गलत नहीं होगा। वो है जनाब लंका प्रीमियर लीग के हवाले से। यहाँ पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम ने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की है और कोलंबो स्ट्राइकर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे महंगी टीम है लंका प्रीमियर लीग की और उन्होंने जो गॉल टाइटंस है इसके खिलाफ एक और सेंचुरी दाग दी और बाबर के करियर की T20 करियर की ये 10वीं सेंचुरी है। आई थिंक इतना ज़्यादा पेस के साथ, फास्ट पेस के साथ जा रहे हैं कि हम क्या कहें। और बाबर ने पहली विकेट जो है उसमें प्रशांका के साथ 111 रन की शराकत भी बनाई और उन्होंने मजमूई तौर पर 59 गेंदों पर 104 रन बनाए और इस इनिंग्स में 5 छक्के और 8 चौके भी शामिल थे। बिल्कुल, बाबर आजम T20 में 10 सेंचुरियां बनाने वाले पहले एशियन और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर जी क्रिस गेल हैं जिन्होंने 22 सेंचुरियां स्कोर की है। सो बाबर आजम की कल धूम चल रही थी ट्विटर के ऊपर भी, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया और 2 के इस लीग के अंदर बाबर आजम को स्पेशली बुलाया गया था और उनको खेलने के लिए इस टीम ने उनको सिलेक्ट किया था। तो दो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर किंग बाबर आजम, जहां हम उनको द किंग कहते हैं किसी वजह से ही कहते हैं, जहां भी जाते हैं परेशान कर देते हैं लोगों को। तो वी होप कि आइंदा के मैचेस में भी बाबर अपनी परफॉर्मेंस को रिटेन करेंगी और बेहतरीन गेम देखने को क्रिकेट के हवाले से। वैसे और भी इंटरेस्टिंग खबरें पाकिस्तान में तो आती रहती हैं। इतनी तब्दीलियां पाकिस्तान में, 2 चीजों में बहुत तब्दीलियां होती हैं, एक पाकिस्तान की सियासत में और दूसरा क्रिकेट में। गॉट इट राइट। और इन दोनों के बारे में पाकिस्तान की कौम बातें भी बहुत करती है। वैसे चीफ सिलेक्टर का जो ताज है वो इंजमामुल हक साहब के सर पे रख दिया गया है पाकिस्तान में। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हाँ, ही इज गोइंग टू बी द ये देखें ना, ये ट्रिब्यून देखें इस पे, आपको अभी तक भी नहीं पता है, आप बन रही हैं। तो चीफ सिलेक्टर हो गए इंजमामुल हक साहब जी। अब वो ऑब्वियसली उनके क्या कहना चाहिए, उनके हक में कुर्रा निकला है, ऐसे कहना चाहिए। कुर्रा उनके हक में निकला है और वो अब चीफ सिलेक्टर हो गए हैं। और उसके साथ साथ कल ज़का अशरफ साहब ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा जी कि पाकिस्तान अपनी T10 लीग कराने का भी इरादा रखता है। हो सकता है पाकिस्तान अपनी T10 लीग प्लान करे। T20 तो हम करा रहे हैं ना, PSL, T5 आएगा, T5 आएगा और फिर 2 ओवर्स के भी मैचेस होंगे। T2 आएगा। हाँ, T2 है, कुछ भी हो सकता है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है। मतलब फॉर्मेट छोटे से छोटा है, दो किड्स गुड, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट स्टिल वो जिन लोगों को टेस्ट मैचेस से वनडे देखने में मुश्किल होती थी, वो वनडे से T20 आया। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग अब वनडे ड्रैग लगने लगा है T20। एग्जैक्टली, अब 50 ओवर बैठ के देखना कितना मुश्किल लगता है। बट द रियल रोमांस इज ऑब्वियसली टेस्ट मैच एंड देन वनडे जो है क्रिकेट को अगर हम बात करें। खैर एक और अच्छी खबर हम दे दें, उसके बाद फिर मैं अमला हसन को माइक दे दूंगा और फिर ये शुरू हो जाएगी आपको महंगाइयों की खबरें देने के लिए। वो एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने फतह का मजा चख लिया है और पाकिस्तान ने चीन को हरा दिया। वाह वाह, ये तो अब अपने दोस्तों को तो क्या फायदा हराने का ना, भारत को हराना होगा। खैर 2 गोल से शिकस्त दी हमने चीन को। हमारी टीम ऑब्वियसली चीन से बहुत बेहतर है। चीन क्रिकेट और हॉकी के अंदर चीन कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बाकी तो जो एथलेटिक्स है उसके अंदर बहुत अच्छा है। भारत की शायद चेन्नई में ये मैच हो रहा है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। इसमें पाकिस्तान का ये 4था मैच था। इसमें चीन को पाकिस्तान ने जेर किया। पहली फतह हासिल की पाकिस्तान की जानिब से। पहला गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए सुफियान खान ने किया और चीन ने कामयाब कोशिश इसको बराबर तो किया। पाकिस्तान की तरफ से अफराज ने एक और फैसला कुन गोल किया 39वें मिनट में और इस तरह पाकिस्तान अपने ग्रुप में 5 पॉइंट्स के साथ 4थे नंबर पर है। बुध को भारत से पाकिस्तान का मैच है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैच। मुकाबला बराबर रहने पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। सो मिनिमम हमें ये मैच बराबर करना है, भारत के साथ हारना नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक बॉयज। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नाजरीन और हाज़रीन और शुरू करते हैं आपको वही घिसी पिटी खबरें देना। और उसके लिए आपको पता है हम क्या बताते हैं, आपको क्या बताते हैं? बड़ी खबर।
चलें जी, हुकूमत का काउंटडाउन जारी है। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक सिर्फ 2 दिन बाकी हैं जी। हमें इसे काउंटडाउन चलाना चाहिए यहाँ पे। हाँ, टिक टिक 10, 9 9 अगस्त को जी कौमी असेंबली तहलील कर दी जाएगी, मगर अभी निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। मुशावरत का सिलसिला जारी है। साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और एक रिटायर्ड जज के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आज निगरान वजीर आजम का नाम सामने आ जाएगा, तमाम कयासराइयाँ खत्म हो जाएंगी। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी गिरफ्तारी को आज 3 दिन हो गए। वो अटक जेल में इस वक्त मौजूद है। उनकी कानूनी टीम की जानिब से जेल में सहूलियात ना मिलने का इल्जाम लगाया जा रहा है और अदालतों में भरपूर कानूनी जंग लड़ने का भी ऐलान किया गया है। तहरीक इंसाफ ने जी तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकिली की जो दरख्वास्त है उसको भी हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया है। बिल्कुल। और जबकि आज अगर बात करें तो तोशाखाना केस में हक़ दिफा की बहाली के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है। तोशाखाना केस में सजा के बाद इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो पार्टी सरबराही है उससे उनको हटाने का फैसला कर लिया है, ऐसी खबरें हैं। और आज से इस हवाले से कोई अहम फैसला आज हो सकता है। मरदमशुमारी का मामला भी अहम है। इसमें एक नया तनाज़ा जन्म ले चुका है और वो है हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जैसे MQM है, BNP मिंगल है बलूचिस्तान से, उसने मरदमशुमारी से मुताल्लिक सख्त तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात उठा दिए हैं। कुछ दिन पहले तो एक फैमिली फ़ोटो खिंचवा ली थी उन्होंने। फैमिली फ़ोटो से मुराद एक ऑफिशियल फ़ोटो जो थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें अमीनुल हक साहब खड़े थे। दो कि मैं अमीनुल हक साहब के फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ रहा था। IT के मिनिस्टर और MQM से उनका ताल्लुक है, थोड़े सैड लग रहे थे मुझे बिकॉज MQM के बड़े शदीद एतराज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद फ़ोटो तो खिंचवा ली थी। आपको ऐसे लग रहा था हैप्पीली एवर आफ्टर वाली? नहीं, मुझे लगता है ज़बरदस्ती की शादी हुई है, हैप्पीली नहीं। हाँ, अरेंज है और फोर्स्ड अरेंज मैरिज। अच्छा, नहीं, जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू जैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो सारी सूरत हाल हमने कुछ अपना भी एनालिसिस दिया, दो कि आपका एनालिसिस बहुत कीमती है इस हवाले से। हुकूमत की जो मुद्दत है इस पर हम बात करें तो 2 दिन बाकी हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है असेंबलियाँ तहलील करने का 9 अगस्त को। निगरान वजीर आजम के हवाले से अभी तक कोई नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। एक्सपेक्टेड है जो साबिक वजीर खजाना है अब्दुल हफीज शेख साहब और एक रिटायर्ड जज का नाम भी कहा जा रहा है कि इस लिस्ट के अंदर है। क्या देखते हैं आप, कौन होगा निगरान वजीर आजम? देखिए, इस वक्त तो ये प्योर स्पेकुलेशन है, बहुत मुश्किल है अंदाज़ा लगाना कि कौन होगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिस वक्त मईशत को आगे लेकर चल सके। तो मेरे ख्याल है देखते हैं, ज़रा इंतज़ार करते हैं। अब इस हुकूमत के तो 2 दिन रह गए हैं, लेकिन जो निगरान हुकूमत आएगी वो भी एक लिहाज से इसी सेटअप का ही एक्सटेंशन होगी। जिस तरीके से आप पंजाब में देख रहे हैं, KP में देख रहे हैं, पंजाब और KP की हुकूमतें आप किसी तौर पर भी नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंट डिस्पेंसेशन है, न्यूट्रल गवर्नमेंट्स हैं, वो भी एक तरह से इसी हुकूमत का हिस्सा हैं। और फिलहाल तो ये लग रहा है कि ये जो इंतज़ाम है इसी की ही एक तरह से वो आगे को लेकर चलेगी निगरान हुकूमत, और अवाम भी उसी तरह देखेंगे। लेकिन अब आपने जिक्र कर ही दिया, वैसे ही अरमला ने सवाल कर दिया। अगर मैं करता तो मैं पहला सवाल ये करता कि हमारा मीडिया, हम सब शामिल हैं इसमें, हम भी इसमें इतना ताड़ने में और दागने में लगे हुए, अपना मिसाइल राइट जगह पे लगे और हम एक खबर निकाल के चले। साफ़ी का तो ये काम होता है, तज्जिया भी हमारा काम है, लेकिन इससे अवाम को तो कोई फायदा नहीं है जी, जिसको मर्जी बिठा दें। आई मीन अवाम इज लीस्ट कंसर्न इस सारी सूरत हाल से, क्योंकि जिस तरह की माशी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। और मेरे लिए बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है बीइंग पाकिस्तानी, जैगम खान साहब, जब मैंने इतने ज्यादा बिजली के बिल भरे हैं ना, तो मैं अब ये सोचता हूं कि अगर एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इस कदर बेरहमी से फैसले कर रही है या कर रही थी, है भी कह सकते हैं, अभी मौजूद है, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि पॉलिटिकली इलेक्टेड नहीं होगी, जिस पे वैसे ही बोझ नहीं होता जवाब देने का, तो वो क्या करेगी आवाम के साथ? कहीं ना कहीं सूरत हाल को सेटल नहीं करके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आवाम जो पहले ही जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो मजीद बेयारो मददगार होने जा रहे हैं इस केयर टेकर सेटअप में। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इस बार मेरा भी जब बिजली का बिल आया तो मैं सोच रहा था कि अगर इस तरह के बिल आएंगे तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही गुर्दा है, तो इतने पैसे किधर से लाऊंगा ये बिल देने के लिए। और आप अंदाजा लगाइए, हम तो फिर अल्लाह का शुक्र है बहुत सौ से बहुत बेहतर हैं, लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी जो 20,000 रुपए कमाता है, उसका 10,000 15,000 रुपया बिल आ गया है, तो वो क्या करेगा? और ऐसे आपको इस वक्त लाखों लोग मिलते हैं। जो निगरान हुकूमत है ये दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में नहीं है। बांग्लादेश ने कुछ अरसे के लिए तजर्बा किया, वो भी ख़त्म कर दिया।
दुनिया में हमेशा एक मुंतखब हुकूमत से दूसरे मुंतखब हुकूमत की तरफ इक़्तिदार जाता है, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह हम पाकिस्तान के आइन से लेते हैं। पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि जो हक के हुक्मरानी है वो अवाम का है, जिसके लिए लफ्ज़ है इक़्तिदार आला, सॉवरेनिटी, अल्टीमेट जो ताकत है अल्लाह ताला के बाद यहाँ पे वो अवाम की है। अब ये जो निगरान हुकूमत है ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें ये हक अवाम से छिन जाता है और गैर मुंतखब लोगों के पास चला जाता है, तो कितनी एक नापसंदीदा चीज़ है। आपने इस वजह से उस सेटअप को बनाया कि इंतखाबात पे लोगों का एतमाद हो। वो काम भी नहीं हुआ, निगरान हुकूमतों में भी एतमाद नहीं बनता, लेकिन उसको आप बढ़ाने चले हैं। 30 दिन का सेटअप है, 90 दिन है अगर स्नैप पोल्स हो। स्नैप पोल का मतलब है कोई ऐसी उफ्ताद आ पड़ी, अचानक कोई ऐसी मुसीबत आ गई कि आपको वक्त से पहले इलेक्शन कराने पड़े, तो आइन ने कहा कि चलें आप 90 दिन ले लें। अब ये मसला तो नहीं है अगर आप 3 दिन पहले 2 दिन पहले हुकूमत तोड़ रहे हैं, ये स्नैप पोल तो नहीं है, ठीक है। आप तो अब्यूज कर रहे हैं आइन की क्लॉज को कि आइन ने जो आपको स्नैप पोल के लिए मुद्दत दी थी, आप उसको सिर्फ 2 दिन पहले तोड़ के आप उसको मिसयूज कर रहे हैं। एक तो ये बात है। फिर आप 90 दिन पर भी रुकने को तैयार नहीं है। आप 120 दिन पर जा रहे हैं, 6 महीने पर जा रहे हैं, खुदा जाने कितना जा रहे हैं। तो अवाम का हक हाकमियत भी आप छीन रहे हैं। अवाम के नुमाइंदा होने के बावजूद, जमहूरियत के चैंपियन होने के बावजूद फिर आप कर रहे हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी फैला रहे हैं। जो गैर यकीनी है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत ही एक बदतरीन चीज़ है। यानी बुरे हालात से भी गैर यकीनी ज़्यादा बुरी होती है जब आपको पता नहीं होता। ना दुनिया को पता होगा, ना दुनिया के इन्वेस्टर्स को पता होगा, ना बिजनेसमैन को, ना दुनिया के इदारों को, ना पाकिस्तान के किसी को पता होगा कि अब आगे क्या होने लगा है। तो कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन एतबार करेगा, मुल्क कैसे चलेगा। अवाम में जो बेयकीनी फैलेगी उसके नतीजे में भी कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक काम है जो पीडीएम की जमातों ने किया है और जो ये आगे को करने जा रहे हैं। और आपने तमहीद में जैसे बता दिया, सेंसस का बहाना बना के। अच्छा ज़ैकुल खान साहब, अभी आपने खुद भी कहा इलेक्शन को लेके कोई सर्टिनिटी नहीं है कि कब होंगे इलेक्शन। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मुख्तलिफ कयास राइयाँ हैं। और सेंसस का जैसे आपने खुद भी कहा एक लॉजिक पेश किया जा रहा है जिस पे जो इत्तेहादी जमातें ज़ाहिर है उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं हल्का बंदियों को भी लेकर और सेंसस को भी लेके। अब इलेक्शन टाइम पे होना या ना होना, इस सूरत हाल में क्या आप एक जो कह लें अनसर्टिनिटी तो ऑलरेडी है, कयास क्या आप देख सकते हैं खुदा न खास्ता अगर ये इलेक्शन नहीं की तरफ नहीं जाते, जल्दी नहीं जाते, असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, निगरान सेटअप प्रोलॉन्ग हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो है अवाम के अंदर जो बेचैनी है, जो तकलीफ हम महसूस कर रहे हैं, जो अवाम महसूस कर रहे हैं। अवाम के पास एक ही उम्मीद होती है, वो होती है जमहूरी तब्दीली, कि एक नई हुकूमत आएगी तो शायद वो 5 साल के लिए होगी, उसको ख्याल होगा, वो नई पॉलिसियाँ लाएंगी। तो बात पिछली जो तकलीफ उन्होंने उठाई होती है वो पीछे रह जाती है। वो कहते हैं वो तुझे पिछली हुकूमत ने किया, चले अब ये नई हुकूमत आ गई, ये कुछ बेहतर करेगी। तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो अवाम से वो उम्मीद छीन रहे हैं जिस सहारे पर वो इस वक्त घर में बैठे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे, सड़कों पर नहीं है, नाराज नहीं है। वरना दुनिया में बहुत सी मिसालें हैं कि इस तरह के हालात जब आते हैं, IMF के इस तरह के सख्त प्रोग्राम आते हैं, तो माशरे में बहुत ज़्यादा गड़बड़ फैलती है। लोग आप बैठे हैं लेकिन आपको लोगों का बैठना कबूल नहीं है, आप लोगों को उम्मीद नहीं दे रहे, आप हालात को बदल नहीं रहे कि आप इंतखाबात कराएं, आगे जाएं। आप इसका मतलब ये भी है कि आप अवाम पर एतमाद नहीं कर रहे, आप खौफजदा हैं। आप चाहते हैं कि शायद थोड़ा सा और टाइम निकल जाए तो शायद अवाम की राय बदल जाए, शायद अवाम कुछ और हो जाए। तो ये आपके एक मिसट्रस्ट को भी जाहिर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अवाम में बेचैनी बढ़ सकती है जी। दूसरी चीज़ जो अभी बहुत अहम है वो ये है कि इसके माशी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। हमारे ताल्लुकात जो माशी ताल्लुकात हैं उस पर असर पड़ सकता है, IMF के साथ डील पे असर कर सकता है। इस वक्त हमें सर्टेनिटी, यकीन और एतमाद की ज़रूरत है। ठीक है। ज़रा सियासी मैदान के अंदर आ जाते हैं। जो दो चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं टू बी ए गुड पॉलिटिशियन। एक आपकी परफॉर्मेंस जो आप परफॉर्म करते हैं ग्राउंड के अंदर आवाम के सामने, और दूसरा आपका मुखालिफ।
अगर आपका मुखालिफ तगड़ा हो आप उस सूरत में भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा आप आवाम को इंप्रेस करने के लिए अपनी बेस्ट एफर्ट करते हैं टू बी अ गुड पॉलिटिशियन, परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस तो जैसी है वो हमारे सामने है, मेरे ख्याल में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। गुर्दे का जिक्र करके आपने कहते हैं ना कलम तोड़ दिया आपने। दूसरी जानिब जो मुखालिफ जमातें हैं इस वक्त, अब ये तो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं जो बैठी हुई हैं, अगर यही इंतखाबात में जाती हैं और कोई तीसरी ऐसी फोर्स, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं, वो इनके सामने अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ी नहीं होती जैसा लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि मैदान खुला है और फिर कोई परफॉर्मेंस का भी बोझ नहीं है, फैसलों का भी बोझ नहीं है कि जैसे चाहें आप करें? क्योंकि मुझे ये वाइब अभी से आ रही है बीइंग पाकिस्तानी कि फैसले अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं, जैसे कानून साजियां की जा रही हैं। कोई प्रेशर नहीं है कि कोई आके हमें रोकेगा, कोई सड़क पे निकलेगा, कोई असेंबली में आके एहतजाज करेगा कि ये गलत हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो आवाम का हक हुक्मरानी है वो बुरी तरह से सल्ब पहले भी हुआ है 1 साल में, और अगर 5 साल का टेन्योर आता है तो फिर होता है। तो तगड़ी ओपोजिशन नहीं है इस वक्त। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? अगले इलेक्शन तक तो ये बात ठीक है, अगर ये जल्दी इलेक्शन कर लेते हैं तो इस वक्त ऐसे हालात हैं कि इनके सामने जो बड़ी जमात थी वो मौजूद नहीं है, इलेक्शन जीत सकते हैं। अब आपका और मेरा तो ये तज्जिया है, लेकिन सवाल ये है कि ये तज्जिया इन जमातों का क्यों नहीं है? ये जमातें क्यों इतनी खौफजदा हैं? हमें तो यही लग रहा है कि अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं और पीटीआई की जितनी पिटाई निकल चुकी है, उसके लीडर जिस तरह भाग चुके हैं, 2nd टियर 3rd टियर, जिस तरीके से उनके जो कायद हैं वो भी जेल में हैं, तो ये आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन फिर ये खुद खौफजदा क्यों है? अब ये भी तो एक सवाल है ना। और एक इलेक्शन तक बात नहीं है इमरान साहब, बात ये है कि पीटीआई का जो राइज हुआ या पीटीआई के आने की वजह से इनके साथ जो हुआ वो इन पार्टियों की अपनी कमजोरी की वजह से हुआ। इन लोगों ने नौजवानों के साथ जो ताल्लुक था वो तोड़ लिया, नौजवान इनसे हट गए, इनके अंदरूनी बुहरान आ गए। ये जो डायनेस्टिक ट्रांसफर था, खानदानी पावर का ट्रांसफर था, उसमें चले गए। ये कल बिलावल साहब ने कहा भी है, कतई कलामी की माजरत, कल बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कहा भी है कि नवाज शरीफ और जरदारी जैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें तो लोग हमसे हमारे करीब नहीं आ रहे, लोग दूर हो गए हमसे। कल उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उन्हें बहुत पहले बहुत जोर से अब्बा जान के साथ बिठा के कहना चाहिए था, हाथ जोड़ के कहना चाहिए था, झगड़ा करके कहना चाहिए था, नाश्ते की टेबल से उठ जाना चाहिए था नाराज होके, 3 दिन खाना नहीं खाना चाहिए था, पॉकेट मनी ले लेनी चाहिए थी, रोना धोना चाहिए था, और उन्हें कहे खुदा का वास्ता ये 22 करोड़ लोगों का सवाल है, अब आप पीछे हो जाएं, अब आप हमें मौका दें, मुझे मौका दें, हमें पीपल्स पार्टी को 21वीं सदी में लेकर जाने दें। आप अभी तक पीपल्स पार्टी को 20वीं सदी में रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ आके वो गिला कर रहे हैं, उन्हें वहां कह के वो तब्दीली। वैसे ज़ैम साहब टाइम हमारा खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है ये जिस तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कल ये उसकी जानिब पहला कदम हो बिलावल की तरफ से। बिलावल पॉलिटिकली बहुत वाइज आदमी है, अच्छी बात करते हैं और पॉलिटिक्स को समझते हैं, लगता है उनकी बातों से, और अब तक की जैसी सियासत उन्होंने की है, तो हो सकता है इट्स गोइंग टू बी अ बिगर मूव। यस, कोई बड़ी मूव होने लगी है ऐसी, और मुझे लगता है कि वो समझ गए हैं कि असल में प्रॉब्लम है कहाँ पे। बट थैंक यू वेरी मच ज़ैगम खान साहब अपने तज्जिए के लिए। अलसुब आपने हमें किया, सीनियर तज्जियाकार ज़ैगम खान साहब, उनकी अब बात सुन रहे थे, उन्होंने वाज़ेह किया हमारे सामने और अपने ख्यालात का भी, और बीइंग पाकिस्तानी अपने कंसर्न्स का भी इजहार किया, किस किस्म की गुमगू कैफियत का हम शिकार है इस वक्त। डेफिनेटली, बिल्कुल जी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात कर लेते हैं 1977 में नासा की जानिब से लॉन्च की जाने वाली स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 के हवाले से। अगर इससे राबिता बहाल ना होता तो आखिरी मुमकिना हल क्या था? आज के सेगमेंट खला के इस बार में वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। बात करेंगे वॉयेजर 2 के हवाले से। आपने खबरों में सुना होगा कि वॉयेजर 2 के साथ हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। उसके बाद आपने सुना होगा कि पार्शल जो है वो राब्ता बहाल हुआ है, और उसके बाद अब ये राब्ता जो है नासा के बकौल 4 अगस्त को की जो उनकी खबर थी उसके हवाले से कि ये राब्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। अगर ये बहाल ना भी होता तो आइडिया था कि ये तकरीबन अगले महीने अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में ओरिएंटेशन रीसेट होनी थी, और वो जो ओरिएंटेशन रीसेट है उस बात करते हैं कि वॉयेजर 2 जो है वो साल में कितनी दफ़ा जो ओरिएंटेशन है उसको रीसेट करता है, और वो रीसेट जब करता है तो उसके बाद आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है भी सही तो वो राब्ता दोबारा बहाल हो सकता है। बड़ी हमारे लिए एक परेशान कौन खबर थी, क्योंकि वॉयेजर 2 और वॉयेजर 1 का हमारा 45 साल का साथ है, 45 साल का सफ़र है, जो कि इंसान जो हैं उन्होंने लगातार, यानी वॉयेजर 2 जब से सफ़र में है तो हमें कहीं ना कहीं खबरें मिलती रहती हैं, और जब उनका राब्ता मुनक़ता हुआ तो ऑफकोर्स ये भी बड़ी खबर थी, और बहाल होना भी एक अच्छी खबर है। आप जानते हैं कि जो वॉयेजर 1 है वो वॉयेजर 2 से आगे है।
जबकि एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो वाइजर 1 है ये 16 दिन बाद लॉन्च किया गया था। अब हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है फासले का। 22 अरब किलोमीटर का फासला तय कर चुका है वाइजर 1, और वाइजर 2 जो है वो 18 अरब किलोमीटर का फासला तय कर चुका है। इसी हवाले से आपको बता रहे थे, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के तरकश में तीर सजाने की जिम्मेदारी अब इंजमामुल हक को दे दी है, और यही बात हमने शुरू में भी की थी। बिल्कुल, इंजमामुल हक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, जबकि मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और इसके अलावा दीगर टीम जो इसका हिस्सा डेटा है, एनालिस्ट हसन चीमा भी अच्छा हैं। सॉरी हाँ। मैंने ये मिस कर दिया, डेटा एनालिस्ट हसन चीमा साहब भी हैं। अच्छा जी, दूसरी जानिब इंजमामुल हक का जी पहला हदफ जो है अफगानिस्तान से सीरीज के लिए सिलेक्शन होगा। एशिया कप, वर्ल्ड कप और दौरे ऑस्ट्रेलिया समेत बड़े चैलेंजेस का उनको सामना करना होगा। साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक के हवाले से बताएं तो 3 साल 2016 से 2019 तक पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के सिलेक्टर रह चुके हैं। उनकी मुंतखब करदा जो टीम है उसने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। इंजमामुल हक के इस नए रोल को किस तरह से देखते हैं, और इसके साथ साथ कितना फ़ायदा होगा टीम, क्योंकि आगे बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, इसमें टीम सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बड़ी चैलेंजिंग या बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको किस तरह से अदा करेंगे, इसी पे आज हम अपना तज्जिया लेंगे। बिल्कुल, मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। नन अदर देन मिर्जा इकबाल बेग साहब जिन तज्जिया लेते हैं। आई होप यू आर बैक सेफली। मिर्जा साहब, इस्लामाबाद से वापस आ गए हम, आप आ गए और हमने साथ पीछे आपके बड़ी बड़ी तब्दीलियां करा दी जो हम कराते रहते हैं क्रिकेट बोर्ड में, और पाकिस्तान की काबीना में तब्दीली कोई बहुत ज्यादा गैर मामूली बात नहीं है, चलता रहता है। इस चेंज को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर इमरान आपको भी और अरमल आपको भी। लेकिन मेरी अगर मेमोरी काम करे तो अगस्त के महीने में एक्सप्रेसो शुरू हुआ था, तो कौन सी सालगिरह आप लोग मनाए? हम इंशाल्लाह तीसरी। बिल्कुल, आप तीसरी का केक भेजिएगा मिर्जा साहब। मुझे याद है कि तीसरी सालगिरह मना रहे हैं। आप कार्ड भेजना चाहें, केक भेजना चाहें, तीसरी का भेजिएगा। जितनी भी ज्यादा आप सालगिरह मनाते जाएंगे, लोग आपको बुजुर्गाने एक्सप्रेसो कहेंगे जितने ज्यादा तक आप, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्रिकेट पर। क्रिकेट पे जिस तरह से इंतजामुल हक का तकर्रुर किया गया है, पहले उनको क्रिकेट कमेटी में लिया, लेकिन फिर उसके बाद उनको कमेटी से हटाकर चीफ सेलेक्टर बनाया। लोग ये कह रहे हैं कि ज़का साहब सारे शॉट्स खुद खेल रहे हैं, अकेले खेल रहे हैं, कट भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं, हुक भी कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी की कोई इनपुट शामिल नहीं है। इस पर भी ज़का साहब को गौर करना होगा। उनका पहला टास्क जो है वो यकीनन वर्ल्ड कप, एशिया कप तो है ही, लेकिन उससे पहले उनका पहला टास्क है कि वो इंतखाबात कराएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 साल के लिए मुंतखब चेयरमैन मुकर्रर हो। इंतजामुल हक 3 साल रहे पाकिस्तान की कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन। जब 2019 का वर्ल्ड कप था, मैं वही था इंग्लैंड में, भारत के हाथों ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। इस मरतबा फिर इंजमाम जो है वो चीफ सेलेक्टर होंगे और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। दुआ करें, क्योंकि इंजमाम जो है वो अफगानिस्तान की टीम के भी हेड कोच रह चुके हैं, तो अफगानिस्तान के खिलाफ अगर वो टीम का ऐलान करेंगे तो उनकी खामियों को, उनकी वीक पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। अब देखें, द बेस्ट। लेकिन ये अच्छा किया कि मिकी आर्थर, ग्रैंड ब्रैडबर्न, एंडी ओपोटेक और मॉर्नी मॉर्कल इनकी छुट्टी नहीं की है, वरना कुछ आकिबत नाअंदेश लोग ज़का अशरफ को मशवरा दे रहे थे कि सब कुछ पलट दो, सब कुछ कालीन के नीचे रोल कर दो। ये अच्छा किया कि उन्होंने उनको रखा, क्योंकि टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने अफगानिस्तान की टीम का जिक्र किया, बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। मैंने कल उनके प्लेयर्स देखे, जो उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, जो हमारे साथ खेलेंगे। सो बड़ी अच्छी टीम लग रही है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान शॉर्टर वर्जन में इमरान T20 में तो बहुत अच्छी टीम है, वनडे में भी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में मैच जो है वो चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में है, जो वहां की पिच स्पिनर्स के लिए बड़ी साजगार साबित होती है। और अफगानिस्तान के पास 4 टॉप के स्पिनर्स हैं, चाहे वो राशिद खान हो, मुजीबुर रहमान हो, नूर अहमद हो, मोहम्मद नबी हो। तो पाकिस्तान का वहां भी मुकाबला होगा और पाकिस्तान का श्रीलंका में भी अफगानिस्तान से अच्छा मुकाबला होगा। ओके ओके। अच्छा, दूसरा फिर हम ये जिन तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, आपने एक खदशा जाहिर किया था और वो खदशा अब भी मौजूद है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत बदलती है या सेटअप बदलता है तो उसके असरात आते हैं क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और ये प्राइम मिनिस्टर का बतौर पेट्रोन उनका प्रोगेटिव होता है कि वो किसको लेकर आते हैं। अब अगर ये तब्दीली तो सर पे है, ये तो आज आई कल आई, नए प्राइम मिनिस्टर ने आना ही आना है, केयर टेकर। तो फिर दोबारा से क्या आप तब्दीली को क्रिकेट बोर्ड में देखेंगे, चाहे वो चेयरमैन की सूरत में हो, मैनेजमेंट कमेटी के, या फिर चीफ सेलेक्टर की सूरत में? ऐसा हो सकता है?
चीफ सेलेक्टर तो शायद ही बदले, लेकिन चेयरमैन की कश्ती जो है ना वो डगमगा रही है, क्योंकि अभी उन्होंने अपने आप को मुंतखब चेयरमैन नहीं बनवाया, जिस तरह 3 साल के लिए होता है। नजम सेठी साहब ने यही रहती थी, आपको याद होगा 22 दिसंबर 2022 को जब रमीज राजा साहब को हटाकर सेठी साहब को लाया गया था, तो उन्हें कहा गया था कि वो इलेक्शन कराए 4 महीने में। उन्होंने नहीं कराए, 2 महीने और दिए, नहीं कराए, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। अब वही गलती जो है वो ज़का साहब पुराने लोग हैं मेरे साहब, ये क्यों नहीं कराते इलेक्शंस, क्या वजह है? इख्तिदार का नशा, वो गिमिक्स और फिर फूफा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया में आना, तो वो उसमें गुम हो जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। असल वजह यही है। अच्छा मिर्जा साहब, अभी आपने बात की आगे 2 इम्पोर्टेंट दौरा अफगानिस्तान की तो बात की, आगे एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, टीम सिलेक्शन को लेके ऑब्वियसली ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि इस स्क्वाड में ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं भी, और हर एक के लिए इस टीम के अंदर जगह बनाना भी ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है। कोई नाराज़ भी ना हो, टीम सिलेक्शन भी अच्छी हो, और जो बेहतर जाके वहाँ पे परफॉर्म भी करे, ये कितना बड़ा आप चैलेंज देख रहे हैं इंजमामुल हक के लिए? देखिए अरमला, इंजमाम के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के तकरीबन 11 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन्हें 4 खिलाड़ियों को और सिलेक्ट करना होगा। अगर आप देखें ना, इमामुल हक है, इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वो असद अब्दुल्ला शफीक और उनके अलावा सऊद शकील को टीम में रखते या नहीं रखती? दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, और 50 ओवर्स की क्रिकेट है, T20 क्रिकेट नहीं है, जहां ये क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है कि ये बैट्समैन फंस कर खेलता है। तो ये फंस कर खेलने वाले बैट्समैन है, वरना हमारी टीम जो है वो 20 ओवर में भी ऑल आउट हो जाती है। तो अब देखते हैं कि 11 प्लेयर्स तो ऑलरेडी अरमला पाकिस्तान के ऑटोमेटिक चॉइस होंगे। उसके बाद क्या होता है ये देखना होगा। फास्ट बॉलिंग का आपका शोबा बड़ा जबरदस्त है, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, आपकी टीम बड़ी बैलेंस्ड है, तो कोई इतना मेरे ख्याल में मुश्किल टास्क नहीं होगा इंतजाम के लिए, अगर हकीकत पसंदी के साथ और इंसाफ का तराजू हाथ में लेकर वो खिलाड़ियों का इंतखाब करे, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान की एक मजबूत टीम न बन सके। जगह अशरफ साहब ने ही मुझे कंफर्म क्या कहना चाहिए, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो आई थिंक PSL का आइडिया उन्होंने शुरू किया था, नजम सेठी साहब ने उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। कल उन्होंने T10 लीग की बात कर लिया, वो कह रहे कि जी हम T10 लीग शुरू करना चाह रहे हैं। अब तो पाकिस्तान के पास PSL का अच्छा तजर्बा है, तो T10 लीग शुरू करनी चाहिए, और क्या हो पाएगी? देखिए बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, बयानात तो दे रहे हैं ज़का साहब, वही मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ आकिबत नाअंदेश, उर्दू का सही लफ्ज यही है ना, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल नाअंदेश, बिल्कुल। तो आकिबत नाअंदेश लोग उन्हें मशवरे दे रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप पहले कंसंट्रेट करें अपने ब्रांड पर जो PSL है। अब आप देखें दुनिया में इतनी लीग्स हो रही हैं कि खिलाड़ियों को फुर्सत ही नहीं, अपने यहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं, क्या उसमें खिलाड़ियों को इजाजत देंगे लीग में हिस्सा लेने की? अगर इजाजत नहीं देंगे तो पैसे फिर बढ़ाने पड़ेंगे इनका जो। ठीक है मेरे साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया। इससे पहले कि हम पे वक्त की छुरी चल जाए, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर तजियाकार अपना तजिया दे रहे थे। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जी आपको खुश आमदीद कहेंगे। अपने सेगमेंट की जानिब जाने से पहले हम रिजवाना तशद्दुद केस की कुछ बात कर लेते हैं। जज की अहलिया सोमिया आसिम, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सेशन कोर्ट ने जी जमानत खारिज कर दी है। पुलिस ने कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार करके विमेन थाने उनको मुंतकिल कर दिया, और उनकी समात जो है मुलजमा के वकील ने कहा है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है हमारा, और एडिशनल सेशन जज जो हैं फरूख फरीद साहब, उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि केस का रिकॉर्ड देखना है, मीडिया को नहीं। मेरे लिए भी मुश्किल है, ये मेरे साथी जज की अहलिया हैं, लेकिन जहां इंसाफ की बात होगी तो मैं इंसाफ करूंगा। बिल्कुल जी, कल ये अहम डेवलपमेंट हुई। इस मौके पर जो फरूख फरीद साहब हैं मुअज़्ज़िज़ जज, उन्होंने उनकी जमानत कैंसिल की, उन्होंने साथ रेफर भी किया, लेकिन अच्छा लगा हमें ये जान के कि उन्होंने तरजीह इसी बात को दी है और महकमाना एफिलिएशन को किसी किस्म की तरजीह नहीं दी। सोमिया आसिम साहिबा खुद एक जज की अहलिया हैं। इनके ऊपर रिजवाना जो एक बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 10-11 साल 12 साल है, उसके हवाले से बताया जाता है कि उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है। और जैसा कि हमने परसों रिपोर्ट किया था कि रिजवाना की शायद कोई हड्डी ऐसी नहीं है जो फालतू बची है। 30 किलो सिर्फ उसका वजन रह चुका है। उसकी इम्यूनिटी इस कदर वीक है कि बच्ची खुद से खांस पी नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, उसे मसनूई ऑक्सीजन पे रखा गया था, खा नहीं सकती। तमाम उसका जो पूरा सिस्टम है जिस्म का वो मुतासिर हुआ है, इतना तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, लेकिन अब उसकी जो हेल्थ की रिकवरी है वो जारी है।
जो रिजवाना की वालिदा हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने साथ कहा कि हम बेटी का सौदा नहीं करेंगे। और थोड़ा सा अगर जिन्ना हॉस्पिटल के हवाले से आपको बताएं तो हालत में रिजवाना की बेहतरी आ रही है। जो मेडिकल बोर्ड है जिसको तश्कील दिया गया था, जिसमें तकरीबन 14 आई बिलीव डॉक्टर्स बताए गए थे शामिल हैं, फ्री कर दिया उनको ऑक्सीजन से रिजवाना को। अब वो अपने तय सांस ले सकती हैं। ये अच्छा है, ये अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन ये किया क्यों गया? ये मनाजिर कल देख के हमें अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं सोबिया साहिबा के ऊपर कानून की गिरफ्त आई और हमें यह भी पता लगा कि वो कोर्ट रूम के अंदर रोने लग गई जब ये फैसला आया कि मुझे ना पकड़ा जाए। और फिर उसके बाद जो बाहर निकली तो जो खवातीन एहलकार थी वो उनको पकड़ के ले गई। तो ये अच्छा हुआ। आई मीन इंसाफ के ऊपर फैसला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और रिजवाना के साथ जो सलूक हुआ, ये जो ऑब्वियसली टेस्ट केस तो नहीं हम कह सकते, लेकिन बनाना चाहिए इसको, ताकि आइंदा इस तरह के डोमेस्टिक हेल्पर्स के ऊपर जिस तरह का जुल्म और तशद्दुद किया जाता है, और ये वाकया रिपोर्ट हुआ है, इस तरह के कई वाकयात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए और ये टेस्ट केस होना चाहिए ताकि लोग आइंदा ऐसी कोई भी हरकत करने से गुरेज करें। जुल्म इज द राइट वर्ड यू यूज। मैं ये कह रहा था कि वाकई ये जुल्म है, तशद्दुद छोटा लफ्ज रह जाता है, ये जुल्म है जो हुआ है। खैर जी, हमारे पास अगला सेगमेंट है, इस पे हमने बात करनी है जो खवातीन को हिरासा किया जाना है रोड्स के ऊपर। हम आए दिन ऐसे वाकयात देखते हैं और बड़े अफसोसनाक भी हैं। इवन सीसीटीवी फुटेजेस आती हैं जिसमें खवातीन बाकायदा लिबास के अंदर भी जा रही हों, कोई छोटी बच्ची हो, बड़ी उम्र की खवातीन हो। ये वाकयात आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारी जो माशरती या मुआशी सूरत हाल है, मुआशी तो नहीं कहना चाहिए, माशरती सूरत हाल है, उस पर एक तमाचा भी है हमारे मुंह के ऊपर कि हम किस जानिब जा रहे हैं। तो जनाब, रोड पर खड़ी लड़की को हिरास करने वाले या हिरासा करने वाले जो राहगीर हैं उसको डॉल्फिन पुलिस ने पकड़ लिया। इसका अहवाल क्या रहा, ये सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में वफेरा फैज बता रही हैं, आपके साथ शेयर करता है। आज मैं डॉल्फिन पुलिस के साथ इनके हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ। इस टीम में एक ऐसा जवान है जो खूबसूरती और खूबसूरत पेंटिंग्स का दिलदादा है, और यही ज़ौक़ रखने वाला जवान सिन्फ़े नाजुक की इज्जत और आबरू का मुहाफ़िज भी है। डॉल्फिन पुलिस के ये एहलकार सिर्फ एक कॉल या मैसेज पर किसी भी माँ बेटी को राहगीर से दरपेश मसाइल का ना सिर्फ हल निकालते हैं, बल्कि उन्हें बाहिफाजत तरीके से उनके घरों तक भी पहुंचाते हैं। आज हम इनके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं और इनको कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हम आपको सैयद ज़ैन की आर्ट गैलरी भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉल्फिन, ये ना वाल्टन रोड पे एक हरासमेंट की कॉल आई है। सिर्फ और वहाँ पे रिस्पॉन्स करें और वहाँ पे पहुँच के फीडबैक दें। सिर्फ और रिस्पॉन्स करें आप वहाँ पे। जी राजर, IC3 अभी रिस्पॉन्ड करके आपको वापसी देते हैं। जी राजर। जी राजर। अच्छा दोस्तों, 15 से IC3 से कॉल है, 15 की कॉल है, एक लड़की को हरास किया जा रहा है, तो आइए जाके रिस्पॉन्ड करते हैं। और मैडम, आप भी आज हमारे स्क्वाड का हिस्सा हैं, तो चलें हमारे साथ, आपको दिखाते हैं किस तरह हम वर्किंग करते हैं। तो जो केस होगा उसमें सोल्व करने के आप भी हमारी हेल्प करें, ठीक है? चलें। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम 15 पे कॉल आपने की? क्या लड़का हरास कर रहा था क्या? यही तो लड़का। मुझे ये बताएं, आप क्या कह रहे थे इनको? मैं कुछ भी नहीं कह रहा। तो लड़की ने ऐसे ही आपके खिलाफ कंप्लेन की है? मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा धूप है, मैं घर छोड़ दूं। बदतमीजी कर रहे थे आपके साथ? जी, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, कह रहे थे बैठ जाए। मैंने कहा मेरे भैया आ रहे हैं इसलिए मैं खड़ी हूँ इधर। नहीं, कोई लड़की अगर बस स्टॉप पे खड़ी होकर किसी सवारी का इंतजार कर रही है या किसी भी घर से खड़ी है, तो आपको क्या मसला है इसमें? आपको भी छोड़ देता हूँ आज। वो तो अब आपको ये बताएंगे। इंशाल्लाह मैडम, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं, हम पुलिस स्टेशन के लेके जाते हैं इनको, मजीद तफ्तीश वहाँ पे करेंगे, ये खुद ही अपना जुर्म मानेंगे। छोड़ दें, गलती हो गई है। भाईजान, वो मेरिट पे फैसला होगा, मेरिट पे फैसला होगा। आपने एक हमारी जो बहन है
वो घर से किसी ज़रूरत के तहत निकली है, आप उनको हरास कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है? सर मैं माजरत कर रहा हूँ ना। नहीं, आप चलें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। ये तो उल्टा मुझे कह रहे हैं, आपको भी छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, पुलिस स्टेशन हम लेके चलते हैं, मजीद कार्रवाई वहाँ पे करवाते हैं। ठीक है जी, चलें जी। तो नाज़रीन, अभी हमने आपको डॉल्फिन पुलिस का एक टास्क दिखाया और जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको सैयद जैन की आर्ट गैलरी दिखाएंगे, तो इस वक्त हम उस आर्ट गैलरी में मौजूद हैं। जैन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जिस तरह से आप लोगों ने एक केस सॉल्व किया, हरासमेंट का केस था, तो बड़ा सेंसिटिव इशू होता है ये और आप देर नहीं कर सकते पहुँचने में, तो डॉल्फिन का जो रिस्पांस टाइम होता है वो कितना होता है? मैडम, जो हमारे SOP है उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्स टाइम है 5 to 10 मिनट्स है। अच्छा जैन, इसके अलावा आप लोगों के टास्क में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको आपने परफॉर्म करना होता है? हमने पेट्रोलिंग करनी होती है, जो सड़क पे या किसी रोड पे कोई इस तरह का मामला होता है, हमने सबसे पहले वो डील करना है। ठीक है। उसके अलावा अफसरान की तरफ से हमारी ड्यूटीज़ डिफरेंट लगती रहती हैं, जो मतलब होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो गया या मतलब जैसे कि मुहर्रम पे ड्यूटीज़ होती हैं या इलेक्शन ड्यूटीज़ होती हैं। जैन, एक तरफ आप डॉल्फिन पुलिस के एहलकार हैं और बड़ी बहादुरी से, बड़ी जुर्रत से आप अपने टास्क जो है उनको परफॉर्म करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी बिल्कुल एक ऑपोजिट साइड है, ये आर्ट गैलरी। इसके बारे में बताएं, ये आगाज़ कब किया आपने और ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? जब मेच्योरिटी लेवल पे आया, जो मुझे समझ आई कि मैं क्या एक चीज़ जो अच्छी तरह कर सकता हूँ, वो मैंने खुद के अंदर जो देखा, एक आर्ट का समंदर देखा, तो बस फिर मैं इस चीज़ को लेके आगे चलता आया। अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी के साथ साथ मैं आर्ट कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, लेकिन मुझे ये बताएं, आपने किसी से सीखा है या आपने खुद से ही कर रहे हैं ये काम सारा? जो कहते हैं ना, एक चीज़ को आपने ज़रा फाइन करना हो या उसकी बारीकियों को सीखना हो तो आपको कोई असाज़ा पकड़ने पड़ते हैं। तो इसी तरह मैं, जो मेरे टीचर हजरात हैं, मैं उनके पास गया। मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर हैं, जिनमें सरफरिस्त आरिफ अंजुम साहब, उमैर साहब। मेरा माशाल्लाह काम का देखें ये मतलब लेवल है, तो उनका क्या होगा। अच्छा, आपके जितनी भी पेंटिंग्स है ना, उसमें मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपने गोल्डन कलर का बहुत यूज़ किया है, इसकी क्या वजह वैसे? मैडम, ट्रेंडिंग कह लेंगे, ट्रेंडिंग टाइम जो है ना, जो चल रहा है ट्रेंडिंग वर्क, वो गोल्ड लीफ ही है। गोल्ड लीफ में आज के दौर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसमें मॉडर्न आर्ट में एब्स्ट्रैक्ट है, कैलीग्राफी है और डिफरेंट किस्म के ना इसमें काम हो रहे हैं गोल्ड लीफ में। ये काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, न्यू है, तो ये अच्छी लगती है, तो मैंने, मेरा कहने का ज़्यादा फोकस इसलिए इस तरफ है। तो मुझे बताएं, कितना टाइम लग जाता है आपको एक पेंटिंग को कंप्लीट करते, समाप्त करते हुए? जॉब होल्डर ना होता, डॉल्फिन में ना होता, तो फिर मैं 1 से 2 दिन में कर सकता था। ठीक है। लेकिन अब ये है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जॉब है, मैंने अपना जो टाइम है जॉब को देना है, उसके बाद आगे करना है। हाँ, अब मैं जब इस पेंटिंग को करूंगा तो कम से कम 3 से 4 दिन मेरे इस पेंटिंग पे लग जाए। मतलब टाइम आपका डबल हो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और मैं डेली बेस पे 2 से 3 घंटे देता हूँ, तो मेरे 3 से 4 दिन लगते हैं। मुझे ये बताएं, जब आप इन चीज़ों को सेल आउट करते हैं तो उन पैसों से फिर आप क्या करते हैं? पहले तो मतलब कह रहे हैं कि अपना मैं मटेरियल के पैसे पूरे करता हूँ कि ताकि मैं अपने शौक को आगे लेके जाऊँ। बिल्कुल। और जो दूसरा मेरा शौक वो यही है कि जो मेरे जो पुलिस के मुलाजमीन है ना, मेरे जो साथी हैं, अगर उनके कोई वो शहीद हो गया है तो मेरी विश है कि मैं उनके बच्चों पे एक्सपेंड करूँ पैसे, मैं उनके बच्चों पे लगाऊं पैसे। अच्छा, अब तक जैन कितनी पेंटिंग्स बना चुके हैं? देखिए मैडम, पेंटिंग्स तो मैं हज़ारों की तादाद में बना चुका हूँ। अच्छा। हाँ, जिसमें से मतलब काफ़ी मैं अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार तोहफे तहफ़ की शक्ल में उनको मैं देता रहता हूँ। कौन सी ऐसी पेंटिंग है, कौन सा ऐसा आर्ट पीस है जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपकी फीलिंग्स अटैच हैं उसके साथ? देखिए, 2 आर्ट वर्क जो है ना, मैं ज़्यादा कह लें कि मेरे क्लोज हैं। एक तो गोल्ड लीफ का वर्क हो गया, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, और सेकंड है ओल्ड लाहौर पे मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। ये आप मेरे पीछे दिखा सकते हैं, वजीर खान मस्जिद है। ठीक है। तो ये कह लें कि मेरी बड़ी कह लें कि दिल के पास है, तो बहुत टाइम लगा के मैंने बनाई है पेंटिंग। कितना टाइम लगा था इसको? 5 दिन लगे हैं। 5 दिन? हाँ जी। जबरदस्त। और इसमें आपने कौन से कलर्स यूज किए? इसमें ऑयल और एक्रेलिक कलर यूज हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, तो ये ऑयल 2 कलर मीडियम में ना बनी है। जबरदस्त। और आप देख सकते हैं कि ऊपर बसंत का समा है, बिल्कुल पुराना लाहौर, जो बिल्कुल ओल्ड लाहौर। जबरदस्त। थैंक यू सो मच जैन फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और उम्मीद करती हूँ आपका ये काम इसी तरह चलता है। जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए, जब कुछ बात कर लेंगे यौम आज़ादी के हवाले से। आपको पता है आज़ादी के 76 साल मुकम्मल होने को है, हर तरफ जश्न आज़ादी। 76 साल लिटरली? यस, 76 ईयर्स। हर तरफ जी आज़ादी की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ये तैयारियों में
झंडे खरीदना, सब्ज लाली परचम हमें नज़र आते हैं, वैसे भी मिली नगमे हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली 76 साल जहाँ हम मना रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, ऐसे वाक़यात हैं जिस पे हमें आज भी गौर करने की ज़रूरत है। ऐसी क्या गलतियाँ हैं, ऐसे क्या मसाइल हैं जो अभी तक प्रैक्टिस हो रहे हैं और अपने मकाम जिसके तहत पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था, अब वो मकासद क्या थे और आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं। माजी हो या ये मौजूदा सूरत हाल हो, इसमें क्या ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं कि हमें सुधारना है, ताकि हम जिन तरक्की याफ्ता ममालिक से कहीं बहुत आगे हुआ करते थे आज हम उनसे भी पीछे हैं, और आज उन माशरों से हम क्या सीख सकते हैं, इसी पे आज हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर इकबाल चावला साहब मौजूद हैं, हिस्टोरियन हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह बखैर, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं भी कम से कम अपने इस ब्रॉडकास्टिंग करियर के अंदर जब से हम 14 अगस्त बना रहे हैं, सवाल हमारे बदले नहीं हैं, चूँकि हालात नहीं बदले ना। नाजुक मोड़ गोल चक्कर बन गया और अब तो घन चक्कर बन गया, और मुसलसल सूरत हाल इस जानिब जा रही है कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। आप इसकी वजह क्या समझते हैं? आपका बहुत शुक्रिया सब लोगों को, सुनने वालों और देखने वालों को जो पाकिस्तान में हैं या अब्रॉड हैं, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त आ रहा है और 14 अगस्त के ये याद दिलाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके रफ़क़ाए कार ने और उनके लाखों हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये जो ज़मीन का टुकड़ा लिया जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है या वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, हमने जो ख्वाब देखा था वो ये ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान में हम एक माइनॉरिटी थे और हमें जो मेजॉरिटेरियन जो अप्रोच थी कांग्रेस की और हिंदुओं की, उसकी वजह से हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे थे, ना हमें सियासी तौर पर, ना माशी तौर पर और मजहबी तौर पर भी हम समझते थे कि हम पिसे हुए हैं और हमें लगता था कि हमारा वजूद ख़तरे में आ जाएगा। चले पाकिस्तान बन गया, ये ख्वाब दिखाया गया कि ये एक जन्नत नज़ीर होगा और यहाँ पर तमाम मुसलमानों के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन यकीनन आज जो हम 2023 में बैठे हैं, जो आपने सवाल उठाया कि कहाँ हम गलतियाँ हुई और क्यों वही घन चक्कर बने हुए हैं और उसी गोल दायरे में घूम रहे हैं, तो मेरी अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग स्टेट है, ना ये फेल्ड स्टेट है, ना ये कोई सक्सेसफुल स्टेट है। जैसे आम डेवलपिंग स्टेट होती है, ये भी उसी तरह की एक डेवलपिंग स्टेट है जिसमें हमने ज़िंदगी 77 साल 76 साल जितने साल आपने गिनवाए, उतने सालों में हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया भी है। अच्छा, जो हमने गलतियां की वहाँ पर आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती हमने ये की है कि हमारे यहाँ एक कंटिन्यूटी नहीं रही है। अच्छा, कंटिन्यूटी क्यों नहीं रही है? देखें ना, 47 से 56 तक 11 प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बदल गए, फिर मार्शल लॉ लग गया, फिर मार्शल लॉ लग गया, फिर अवामी हुकूमत आई, फिर मार्शल लॉ लग गया, फिर कुछ 10-12 साल अवामी हुकूमत आई, फिर मार्शल लॉ लग गया। एक तो ये सियासी जो तसलसल चाहिए था वो नहीं हुआ। सियासी तसलसल के साथ साथ हमने ये भी गौर किया कि एक सियासी जमात की हुकूमत आती है, जैसे पहले 90s में और 80s और 90s में हुआ। मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसियाँ थी उनको रद्द-ओ-बदल कर डाला, डिसकंटिन्यू कर डाला। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने कर डाला। ता वक्त ये कि COD हुआ 2006 में, जिसमें ये तय किया गया कि हम गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो एनीहाउ आज भी हम देखते हैं कि ये वही सिलसिला हमें दिखाई देता है कि तसलसल जो हुकूमतों के साथ होता है, अगर इंडिया से मुआवजा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इस तसलसल के ना होने की भी तो कुछ वजूहात होंगी ना। तो डू यू थिंक कि इसकी सबसे बड़ी वजह अकाउंटेबिलिटी रही है? अगर किसी ने कहीं पे आइन को ब्रीच किया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई और दूसरी तरफ से किसी दूसरे सियासतदान ने उसके साथ मिलकर अपना मंजन बेचा और फिर उसके बाद वही सियासतदान ज़ेरे अताब आया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहीं पे भी नहीं हुई। अगर कहीं एक जगह पे होती तो शायद एक फुल स्टॉप लग जाता। आप समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी इज द रीजन हम आगे नहीं बढ़ पाए और इसी चक्कर में? नहीं, बहुत अच्छा आपका सवाल है। अकाउंटेबिलिटी कौन लाता है? अकाउंटेबिलिटी लाती है रियासत, स्टेट। और स्टेट में जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी करनी है पार्लियामेंट को करना है। उस दूसरी चीज जो है जिम्मेदारी जो है वो जुडिशरी की है। हम ये देखते हैं जुडिशरी जो है पूरा सिस्टम जो अदलिया का है
वो काम तो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, तभी तो मुल्क में अमन और अमान भी कायम है। मगर जो आपने कहा, जिस तरह के लोग गलतियां करते रहे हैं सियासी तौर पर, माली तौर पर, और फिर इंटरनल मामलात में और एक्सटर्नल मामलात में, उन्हें अकाउंटेबल नहीं किया गया, ना अदालती तौर पर ना अवामी सतह पर। अवामी सतह पर इंतखाबात ही सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है। इंतखाबात भी टाइमली नहीं हुए, और टाइमली क्या, जब प्राइम मिनिस्टर्स भी बाज़, आपने देख लीजिए रिकॉर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर किसी का टेन्योर पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें हम किसको जिम्मेदार समझें? अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ चूंकि वक्त कम है, हम इस टॉपिक के हवाले से तो बात कर रहे हैं। जाहिर है जब भी हमने भी सुना है हमेशा कि मुल्की तरक्की हो, मुआशरती तरक्की हो, वैसी मुआशी तरक्की हो, इसमें नौजवानों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नौजवानों में अब मेजॉरिटी इस मुल्क से जाना चाहती है, या वो अपने करियर ओरिएंटेड भी हैं तो वो अपना करियर इस मुल्क से बाहर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है उनको वो चीज़ें या मुस्तकबिल या अनसर्टनिटी नजर है। तो अब इस मुल्क की तरक्की में ऑब्वियसली नौजवानों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से देखते हैं, अगर हमारे नौजवान इसी तरह से बदजन होकर इस मुल्क से जाने की तैयारी करेंगे तो फिर मुस्तकबिल में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, नौजवान किसी भी मुल्क और कौम का सरमाया होते हैं, और ये कोई हमारे नौजवान नए नौजवान नहीं है जो डिसअपॉइंट हुए या नहीं भी डिसअपॉइंट हुए। ब्राइटर और बेटर फ्यूचर के लिए पूरी दुनिया में, यानी चाइना में जो रेवोल्यूशन हम देखते हैं उनमें ओवरसीज उनके चाइनीज का रोल है। अगर इंडिया में हम देखें तो बहुत सारे जो इंडियन डियास्पोरा है उनका बहुत बड़ा रोल है, वो पे बैक कर रहे हैं। यहाँ जो मायूसी, आजकल की जो मायूसी है वो ज्यादातर पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल मायूसी की वजह से जो लोग जा रहे हैं, वो मैं नहीं समझता कि अगर जा रहे हैं, वरना मेरे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर है उसके तहत तो बेटर फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं, और जाना चाहिए। यही लोग जो देखना 1 करोड़ के करीब ऑलरेडी पाकिस्तानी जा चुके हैं, ये तो 2-3 साल या 1.5 साल की वजह से तो नहीं हुआ ना, ये तसलसल से लोग जा रहे हैं और जाते रहना चाहिए। ये जरूर है कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, अगर यहाँ पर मौके बेहतर मिले तो ऐसा वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जैसे इंडिया जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वो पहला पॉइंट हमारा अकाउंटेबिलिटी था, जिस पे जारी बात है इतने मुख्तसर वक्त में बात नहीं हो सकती, लेकिन दूसरा आपने जो, जब आप सियासतदानों का, हुक्मरानों का जिक्र कर रहे हैं, तो अगला नुक्ता मेरे जहन में बतौर एक तारीख के तालिब इल्म के वो कैपेसिटी आता है। क्या हमने ऐसे सियासी रहनुमा पैदा किए जो जिनमें ये कैपेसिटी थी कि वो वक्त और हालात के अगेंस्ट जाके हालात तब्दील करते, कौम के हवाले से ऐसे दूरअंदेश फैसले करते जिसके बाद कम से कम उनके दूरस्थ असरात आते और सूरत हाल वक्त के साथ बेहतर होती? क्या कहीं पे आपको लगता है कि हमारे फैसला करने वाले लोगों के अंदर कैपेसिटी का फुकदान भी रहा है पिछले 76 सालों में? देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो भी तो इसी को हमने पैदा किया था ना, और बेनजीर भुट्टो भी, इसी तरह नवाज शरीफ भी, इमरान खान भी, बहुत करिश्मा, बहुत बड़ा करिश्मा, लेकिन क्या कैपेसिटी, क्या वो जब मैदान जंग में जाता है या क्रिकेट ग्राउंड में जाता है या सियासत के मैदान में आता है, क्या वो परफॉर्म कर पाता है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सारे लीडर्स थे, लेकिन वो जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना चाहिए, वो तभी होता है जब उन सियासी जमातों के अपने अंदर जमहूरियत हो और वो अपने ख़ानदान के बजाय बाकी लोगों को भी मौके दें। और मैंने देखा है बहुत सारे, देखना अभी सिंध का जो वज़ीर आला है वो डिफरेंट है, इसी तरह गुलाम हैदर होती साहब थे, वो वहाँ पर केपी में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत सारे जो है ना, जो सेकंड टियर और थर्ड टियर है, उनको मौके देने चाहिए, और ये मौके मिलते हैं बेसिक डेमोक्रेसी से। वो बेसिक डेमोक्रेसी बदकिस्मती से आमियत में आई है, जमहूरियत में दब गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारा खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर इकबाल चावला मौजूद थे। हम 76 सालों की बात 76 या 7.6 मिनट्स में तो नहीं कर सकते, तज़किरा बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जब सवाल उठता है तो फिर कहीं ना कहीं इंसान जवाब की तगो-दो करता है, और अल्टीमेटली मैं सिर्फ एक बात समझता हूँ वर्मला, हमारा खून, हमारी मिट्टी तो यही है, चाहे आपके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है या नहीं है, बहरहाल हम यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्टीमेटली हम ही ने फिक्र करनी है यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हमने रहना तो यहीं पे है, चाहे जो मर्जी। ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगा था, जहां पे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब उसके मेहमान खुसूसी थे, जनरल आसिम मुनीर साहब, और जिरगे में जो खैबर पख्तूनख्वा के मुशीरान हैं, हमायदीन हैं और नुमाइंदे हैं वो शरीक हुए। ये खिताब बड़ा अहम था जो कल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने किया। पाकिस्तानी फ़ौज शहदा की फ़ौज है, उसका मतन कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। उनका ये कहना था कि इस फ़ौज का नारा ईमान, तकवा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है इसके दरमियान होंगे, किसी फ़र्द, ग्रोह या जत्थे से कोई बातचीत नहीं होगी। कल क्लियर किया आर्मी चीफ ने। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लाम सलामती और अमन का दीन है और जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी के भेंट चढ़ाया है उनको जवाब देना होगा। अफगान महाजरीन के हवाले से भी कल बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आर्मी चीफ ने दी। उन्होंने कहा कि उन्हें यानी कि अफगान महाजरीन को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। अफगान हुकूमत को मुखातिब किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। कुरान करीम की आयत का तर्जुमा है और उनकी तवज्जो यकीनी तौर पे दिलाने की कोशिश की उन्होंने जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में जो हकमियत है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये ख़वारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज एक बहादुर फ़ौज है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी और दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सरे तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। हम जहाद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी ही होगी। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की मंजूरी के बाद कबाइल के जो इंज़माम के मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए जम होने वाले अजला में 81 अरब रुपए के जो तरक्याती और फलाह बहबूद के मंसूबे हैं वो भी शुरू करेंगे और साथ साथ कबाइली अवाम के फ़ौज के साथ थी और साथ रहेगी, ऐसा भी कहा उन्होंने। इस हवाले से हमने आपको बताया और कल बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई थी आर्मी चीफ की जानिब से जो हमने आपके साथ शेयर की। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, आगे बढ़ते हैं और चूँकि हम आपको कोशिश करते हैं कि वीक में 1-2 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं क्योंकि आपकी सेहत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए खुशी हमें ज्वाइन कर चुकी है। जी खुशी। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान। तो आज मैं अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें हम पुश करेंगे, ठीक है। पुश बेसिकली होता है जब व्हेन यू आर पुशिंग द वेट, ठीक है। उसमें हम जो है चेस्ट की और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे। वी हैव टू गो ऑन द फ्लोर। यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल फॉर दिस। अगर बिगनर हैं लाइट वेट यूज़ करें, ठीक है। सो वी गो ऑन द फ्लोर, वार्म अप करना है, उसके बाद आपने फ्लोर पे जाना है। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बेंड योर नीज, फीट ऑन द ग्राउंड। डंबल जो हैं डायगोनल होंगे और एल्बोज भी डायगोनल होंगी इन लाइन विद योर चेस्ट। ब्रीद इन, टच कर सकते हैं फ्लोर पे एंड ब्रीद आउट व्हाइल एक्सटेंडिंग। जब आप प्रेस कर रहे हैं डंबल्स को आपकी चेस्ट फ्लेक्स होगी एंड जब एक्सटेंड कर रहे हैं चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरी एक्सरसाइज गाइस, सेम डंबल्स, डंबल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पाम अगेंस्ट ईच अदर, डंबल्स टुगेदर। ओपन करना इन सेम इन लाइन विद योर चेस्ट, डंबल्स इन लाइन विद योर चेस्ट, स्लाइटली बेंड योर एल्बोज, forearms slightly wider and breathe out. Same guys, breathe in, flex your chest, breathe out, keep your core engaged as well, inflate, exhale, ठीक है। Okay guys, third one, 3 triceps की बताऊंगी, 3 chest की बताऊंगी। So dumbbells together, so we're gonna do close grip chest presses. It will engage your triceps, arms and your chest as well. So extend your arms, breathe out, elbows together, right next to your rib cage. Make sure flare out ना हो रही हो. Breathe out, breathe in. Same way, breathe in, chest flexed, breathe out, contract. So guys, you need a lightweight dumbbell या एक डंबल के साथ भी कर सकते हैं। इसको स्कल क्रशर्स कहते हैं, ये आपके ट्राइसेप्स के लिए होती हैं। So extend your arm. एक्सटेंड मीन्स कि आपने लॉक करने आर्म्स, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। ये द डंबल गोज बिहाइंड योर हेड एंड एक्सटेंड, ब्रीद इन, एल्बोज बाहर फ्लेयर आउट नहीं होंगी एंड एक्सहेल। सो गाइस मेक श्योर योर एल्बोज आर रिस्ट्रिक्टेड, ये ज़्यादा मूव नहीं करनी चाहिए आगे आपकी। जस्ट मूव योर फोर आर्म्स, एल्बो शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद गाइस आपने
ओवरहेड एक्सटेंशंस करनी है, चाहे बैठ के कर लें चाहे आप खड़े होकर करें. मेक श्योर एल्बोज आर राइट नेक्स्ट टू योर फोरहेड एंड एक्सटेंड योर आर्म्स राइट अबव योर हेड. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. सो लास्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स गाइस. आपने पुशअप पोजीशन में जाना है. यू कैन डू इट ऑन द नीज, यू कैन डू इट ऑन द टोज. आप बिगनर हैं तो वॉल पे स्टार्ट करें. थोड़ा सा आपकी अपर बॉडी स्ट्रांग है तो आप फ्लोर पे आ सकते हैं. सो गाइस क्लोज होगा क्योंकि हमने ट्राइसेप्स को हिट करना है. ट्राइसेप्स के लिए आपको क्लोज ग्रिप रखनी पड़ती है. चेस्ट होगी इन फ्रंट ऑफ द हैंड्स होगी, नॉट अबव द हैंड्स, इन फ्रंट ऑफ द हैंड्स. सो एल्बोज बाहर फ्लेयर आउट नहीं होंगी, राइट नेक्स्ट योर चेस्ट एंड मेक श्योर योर कोर इज टक्ड इन. नीज थोड़ी फर्दर होंगी हिप से एंड डाउन. सो गाइज ये एक्सरसाइज है 3 चेस्ट की बताई हैं, 3 ट्राइसेप्स की बताई हैं. यू कैन इवन डू इट ऑन मंडे एंड थर्सडे एंड ट्राई दीज एक्सरसाइज एट होम. मैं आपको और भी एक्सरसाइज अपर बॉडी से रिलेटेड बताऊंगी. एंड गाइज टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू वेरी मच खुशी. हमें बता रही थी ताज़ा तरीन एक्सरसाइज. वी होप अगर आप करेंगे तो आपकी सेहत पे कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा. इसके साथ ही फॉर्मल वर्ड्स प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ. आप बहुत अच्छा सा दिन गुजारिए, किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा करके हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे कल. टिल देन अल्लाह हाफिज़.